Hello everyone, this is Sangeeta Yadav. Welcome to S3 Institute for Environment Foundation. In today's lecture, we are going to learn about radiative forcing. So let's start our topic. रखना है। अब जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारा है रेडिएटिव फोर्सिंग एंड ग्लोबल वार्मिंग। अभी जब हमने CO2 एमिशन के बारे में पढ़ा तब हमने थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग को समझा था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली अर्थ का जब जो टेम्परेचर होता है जब वो इंक्रीज होता है विद ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं जब वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं तो जब जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं और वो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग को कोज करता है। तो अभी हम पढ़ेंगे रेडिएटिव फोर्सिंग। अर्थ का अपना एक हीट बजट होता है और अर्थ ट्राई करती है इस हीट बैलेंस को मेंटेन रखने की विद लिटिल वेरिएशंस इन लाइफ फॉर्म सस्टेनिंग ऑन इट। जैसे लेट्स से कि अर्थ का जो सरफेस होता है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है, वहां पे सन से जो है 235 वॉट पर मीटर स्क्वायर ऑफ रेडिएशन रिसीव होती हैं। तो अर्थ क्या करती है? अर्थ ट्राई करती है कि इतनी ही सेम अमाउंट ऑफ जो एनर्जी होती है उसको वापस सेंड बैक कर दे, री रेडिएट कर दे, बट ऐसा होता नहीं है। रीजन बीइंग क्या होता है कि जो कुछ एनर्जी होती है वो ग्लोबल या जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसकी वजह से ट्रैप हो जाती है इनसाइड द अर्थ। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर वो ट्रैप हो जाती है। अब ट्रैप होने की वजह से क्या होता है? अगर अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है वहां पे अगर हमारी जो गैसेज हैं वो ट्रैप हो गई हैं, अगर वहां पे हमारी गैसेज अगर वहां पे हमारी गैसेज ट्रैप हो गई हैं तो क्या होगा? जो अर्थ का जो हीट बजट होगा वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो बेसिकली हमारी रेडिएटिव फोर्सिंग क्या हुई? चेंज होता है इन बिटवीन अर्थ हीट एनर्जी बैलेंस इन इनकमिंग सोलर जो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशंस होती हैं उनके अंदर एंड आउटगोइंग सोलर थर्मल रेडिएशन के अंदर जो डिफरेंस होता है उसको हम रेडिएटिव फोर्सिंग बोलते हैं। मीन्स लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या होता है, लेट्स से कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये सन है और ये अर्थ है। अब क्या होगा? सन से जो है सोलर रेडिएशंस अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती हैं, ठीक है। ये जो रेडिएशंस जो आती हैं पहले जो आती हैं वो क्या होती हैं? 235 वॉट पर मीटर स्क्वायर से आती हैं और अर्थ क्या कोशिश करती है? सेम अमाउंट ऑफ रेडिएशंस को वापस भेज दे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है ड्यू टू गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर लाइक CO2, ठीक है। अब अर्थ क्या करेगा? अर्थ क्या करेगी? कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन वापस भेजेगी तो CO2 क्या करेगी? उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होगा कि अर्थ का जो हीट बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो गया है। मीन्स कि जितनी आई थी उतनी वापस जा नहीं पाई, राइट। और क्या हुआ? वापस ना जा पाई तो क्या हो गया? अगेन जो आई नेक्स्ट जो आई एनर्जी वो अगेन फिर से 235 आई, राइट। लेकिन अब अर्थ के अंदर कितनी आई? 235 और ये जो एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी थी जो कि एब्जॉर्ब की थी ग्रीन हाउस गैसेस ने या फिर जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट थे अर्थ के एटमॉस्फेयर में उन्होंने जो एब्जॉर्ब की थी, लेट्स से कि दैट इज एक्स अमाउंट ऑफ हीट उन्होंने एब्जॉर्ब की थी। तो ये अब क्या हो गया? 235 प्लस एक्स अमाउंट ऑफ वॉट पर मीटर स्क्वायर ऑफ एनर्जी अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंच गई है। अब ये वापस से रेडिएट होगी। तो ये जो डिफरेंस है इनकमिंग सोलर रेडिएशंस में, जो डिफरेंस है इन अर्थ से सन के, अर्थ के ऊपर सन से जो रेडिएशंस आती हैं जो कि जो अर्थ के ऊपर जो रेडिएशंस आती हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? शॉर्ट वेव रेडिएशन जो आती है वो आती हैं। एंड जो डिफरेंस है इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशंस एंड आउटगोइंग
जो थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन है, जो लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन है, उनके बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसको हम रेडिएटिव फोर्सिंग बोलते हैं। आया समझ में? मींस बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन या चेंज इन अर्थ एनर्जी बैलेंस, अर्थ का जो एनर्जी बैलेंस होता है इन बिटवीन इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन एंड आउटगोइंग थर्मल इंफ्रारेड लॉन्ग वेव रेडिएशन, जो ये डिफरेंस होता है उसको हम रेडिएटिव फोर्सिंग बोलते हैं। तो बेसिक जो समझने की बात है, डिफरेंस बिटवीन द इनकमिंग एंड आउटगोइंग सोलर रेडिएशन व्हिच क्रिएट इम्बैलेंस इन द अर्थ हीट बजट, उसको हम रेडिएटिव फोर्सिंग बोलते हैं। और ये रेडिएटिव फोर्सिंग जो होती है इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। रीजन बीइंग कि जो जितनी आई उतनी जा नहीं पाई, तो क्या हुआ, एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होने की वजह से क्या हुआ, एटमॉस्फेयर हीट अप हुआ, हीट अप होने की वजह से क्या हुई, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। The earth tries to maintain the heat balance with little variation so that life forms can sustain on it. The radiative forcing, अब ये डेफिनेशन है कि रेडिएटिव फोर्सिंग क्या होती है। द रेडिएटिव फोर्सिंग इज द चेंज इन अर्थ एनर्जी बैलेंस बिटवीन इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन एंड आउटगोइंग थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ। इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम रेडिएटिव फोर्सिंग बोलते हैं। तो अर्थ का जो एल्बिडो है वो 30% है विद एब्जॉर्प्शन ऑफ अबाउट 66% ऑफ द सोलर इंसोलेशन। ठीक है, अब जो सेकंड डेफिनेशन है हमारी रेडिएटिव फोर्सिंग की, वो क्या है, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन नेट डाउनवर्ड रेडिएटिव फ्लक्स एट द ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे नीचे जो पार्ट होता है वो ट्रोपोस्फियर होता है, देन स्ट्रेटोस्फियर, देन मीजोस्फियर, देन थर्मोस्फियर एंड देन एक्सोस्फियर। ठीक है, जो ट्रोपोपोज होता है, स्ट्रेटोस्फियर और थर्मोस्फियर के बीच की जो लेयर होती है जो दोनों को वो करते हैं उसको हम ट्रोपोपोज बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसने क्या बताया हमें, रेडिएटिव फोर्सिंग इज डिफाइंड एज द चेंज इन नेट डाउनवर्ड रेडिएटिव फ्लक्स एट द ट्रोपोपोज, ट्रोपोपोज के अंदर आफ्टर अलाउइंग फॉर स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर टू readjust to the radiative equilibrium while holding surface and tropospheric temperature। कि जो स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर है उसको तो रीएडजस्ट करने के लिए अलाउ कर दे, लेकिन जो हमारा जो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर को तो रीएडजस्ट करने के लिए अलाउ कर दे, लेकिन जो हमारा ट्रोपोस्फियर है उसका जो सरफेस का जो ट्रोपोस्फियर का टेम्परेचर है उसको होल्ड करे एंड स्टेट variables such as water vapors and clouds cover fixed at the unperturbated values। ठीक है, ये हमारी इसकी डेफिनेशन है। इट इज ऑल्सो नोन एज क्लाइमेट फोर्सिंग। इसको क्लाइमेट फोर्सिंग क्यों बोलते हैं, रीजन बीइंग रेडिएटिव फोर्सिंग की वजह से क्या होता है, वो क्लाइमेट का पैटर्न जो होता है उसमें भी चेंज आते हैं, इसलिए इसको रेडिएटिव फोर्सिंग बोलते हैं। और जो हमारी जो इंसोलेशन होती है उसमें जो चेंज आता है वो ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से भी चेंज आ जाता है। ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ का जो टिल्ट होता है उसकी वजह से भी चेंज आता है, अर्थ का जो रोटेशन होता है उसकी वजह से भी चेंज आता है, अर्थ और सन के बीच में कितना डिफरेंस है उसकी वजह से भी, क्योंकि सोलर का जो हमारे अर्थ का जो सोलर सन के अराउंड जो पाथ है इलेक्ट्रिकल है, तो कभी अर्थ सन की थोड़ा ज्यादा नजदीक होती है, कभी थोड़ा दूर होती है, वो भी हमारे सोलर इंसोलेशन में डिफरेंस क्रिएट करता है। उसके बाद आती है हमारी इफेक्टिव रेडिएटिव फोर्सिंग। इफेक्टिव रेडिएटिंग फोर्सिंग किसे बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन नेट टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के टॉप पर डाउनवर्ड रेडिएटिव फ्लक्स आफ्टर अलाउइंग फॉर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वाटर वेपर्स एंड क्लाउड्स टू एडजस्ट बट विद सरफेस टेम्परेचर और ए पोर्शन ऑफ सरफेस कंडीशंस अनचेंज्ड। कुछ जो कंडीशंस होती हैं उनको तो अनचेंज्ड रखना होता है, सरफेस की जो टेम्परेचर की कंडीशंस होती है, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और वाटर वेपर्स और क्लाउड्स होते हैं उनको एडजस्ट करने के लिए अलाउ कर देता है, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेडिएटिंग फोर्सिंग।
अब और दूसरी तरह से हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द चेंज ऑफ नेट रेडिएटिव फोर्सिंग, जितनी भी नेट रेडिएटिव फोर्स फ्लक्स होती है वो उसके अंदर एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर ड्यू टू नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज की वजह से जो चेंज होता है विद पोटेंशियल टू अल्टर ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर को अल्टर करने का जो पोटेंशियल होता है उसके अंदर नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से जो चेंज होता है जिस रेडिएटिव फ्लक्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेडिएटिंग फोर्सिंग। द रेडिएटिंग फोर्सिंग इज द नेट डाउनवर्ड रेडिएटिव फ्लक्स एट द सरफेस और एट सम लेवल इन द एटमॉस्फेयर, यूजुअली एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर और एट द ट्रोपोपोज। इसको हम कहाँ मेजर करते हैं, रेडिएटिव फोर्सिंग को हम कहाँ पे मेजर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी है, इसको हम ट्रोपोपोज के अंदर मेजर करते हैं। इट इज मेजर्ड इन वॉट पर स्क्वायर मीटर। क्यों मेजर करते हैं वॉट पर स्क्वायर मीटर के अंदर, बिकॉज हमारी जो रेडिएशंस होती है वो भी वॉट पर मीटर स्क्वायर में, ये स्क्वायर है भाई हमारा वॉट पर मीटर स्क्वायर। रीजन बीइंग कि जो हमारी रेडिएशंस आती हैं सन से अर्थ की तरफ वो भी वॉट पर मीटर स्क्वायर में होती है, इसलिए हम इसको इसी तरह से याद करते हैं, मेजर करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है फॉर रेडिएटिव फोर्सिंग को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब जो है हमने यहाँ पे जो दो चीजें देखी थी वो ये थी कि जो रेडिएटिव फ्लक्स में जो चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है, दो रीजंस की वजह से होता है। फर्स्ट है हमारा नेचुरल, सेकंड इज एंथ्रोपोजेनिक। अब एंथ्रोपोजेनिक रीजंस क्या होते हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग वैसे एक नेचुरल फिनोमिनन है जो कि अर्थ के टेम्परेचर को हैबिटेबल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस जब नेचुरल फिनोमिनन में एंथ्रोपोजेनिक रीजंस ऐड हो जाते हैं दैट इज harmful to the humans। अब एंथ्रोपोजेनिक रीजंस क्या हो सकते हैं, दैट आर इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर्स आर जो हमारे नोक्स होते हैं, मीथेन है, वाटर वेपर्स है, ये सब हमारे क्या है, हमारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो इंक्रीज करते हैं अर्थ के ग्लोबल टेम्परेचर को, ठीक है। ये रेडिएटिव फ्लक्स को भी इंक्रीज करने का काम करते हैं। रेडिएटिव फ्लक्स हमने पढ़ा था क्या होता है, डिफरेंस होता है बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग सोलर रेडिएशन। अगर जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी, उतना ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ठीक है। अब नेचुरल रीजंस क्या होते हैं, नेचुरल रीजंस मैंने अभी बताया, अर्थ के जो रिसीविंग जो सोलर इंसोलेशन होते हैं उनमें चेंज हो सकता है, एंड जो नेचुरल था जैसे अपने पेस के ऊपर अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही तो वो नेचुरल हो जाएगा, और वोल्केनेज का इरप्शन हो सकता है जो कोज कर सकता है, क्लाउड्स हैं जो कोज कर देते हैं, एंड हमारी जो ओजोन है, ओजोन की जो लेयर है वो है, ये कुछ नेचुरल रीजंस हैं जो हमारी इफेक्टिव रेडिएटिव फोर्सिंग को जो रेडिएटिव फोर्स फ्लक्स होता है उसके वजह से जो होती है। उसके बाद आता है स्कोप क्या है रेडिएटिव फोर्सिंग का। द स्कोप ऑफ रेडिएटिंग फोर्सिंग इज दैट, जो हमारी रेडिएटिव फोर्सिंग होती है यूज टू प्रिडिक्ट सरफेस क्लाइमेट रिस्पॉन्स, यानी कि बेसिकली जो क्लाइमेट रिस्पॉन्स होता है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए यूज की जाती है, एंड फॉर कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ डिफरेंट फोर्सिंग्स इन द एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट साइंसेज। बेसिकली एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट साइंस में डिफरेंट जो फोर्सिंग्स होती हैं उनको समझने के लिए यूज की जाती है। अब द वेरिएशंस इन सोलर इरेडिएशन इज 0.25 वॉट पर मीटर स्क्वायर, सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट द अर्थ सरफेस 240 वॉट पर मीटर स्क्वायर, 240 या फिर 235 इसके अराउंड होती है, एंड सोलर इरेडियंस एट अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज 1367 वोट पर मीटर स्क्वायर। ये हमें याद रखनी है जो चीजें। अब जो रेडिएटिव फोर्सिंग होती है वो दो तरह की हो सकती है, दैट में बी पॉजिटिव एंड दैट में बी नेगेटिव। पॉजिटिव जो रेडिएटिव फोर्सिंग होती है वो इंक्रीज करती है टेम्परेचर को और ग्लोबल वार्मिंग को कोज करती है। जो नेगेटिव रेडिएशन फोर्सिंग होती है वो रिड्यूस करती है टेम्परेचर को और कूलिंग इफेक्ट कोज करती है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बाद में हम डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल विद नेगेटिव कूलिंग कि नेगेटिव इंपैक्ट कौन सा होता है। कुछ टाइम पहले आपके एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था जिसमें ऑप्शंस दिए हुए थे कि इनमें से नेगेटिव जो रेडिएटिव फोर्सिंग है वो कौन सी होगी। तो नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग में जो एग्जांपल था वो आपका ओजोन था, ठीक है। कौन सी ओजोन, वो ओजोन जो आपकी
स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है, लेकिन वहीं पे अगर ओजोन आपके ट्रोपोस्फीयर में प्रेजेंट है तो वो आपकी क्या कोज करती है, वो आपकी पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्स में काउंट होगी। अब वहां पे कैसे कोज होगी, क्या होता है, लेट्स से अगर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूं तो लेट्स से कि दिस इज आवर ओजोन लेयर, राइट। अब ये क्या करती है, सोलर से सन की जब रेडिएशंस आती हैं तो ओजोन जो लेयर होती है, जो हार्मफुल यूवी रेज होती है, उनको एब्जॉर्ब करती है, राइट। एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करेगी, रीरेडिएट भी करेगी। अगर ये रीरेडिएट कर रही है तो क्या होगा, कुछ आउटसाइड रीरेडिएट करेगी और कुछ क्या करेगी, अर्थ के जो सरफेस है उसकी तरफ रीरेडिएट करेगी, राइट। तो जो ऑप्शन था वो कुछ इस तरह से था कि अगर डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है यहाँ पे ओजोन पे, ओजोन लेयर में अगर थोड़ी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ जो सोलर रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब करेगी। अगर लेस अमाउंट सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करिए तो लेस अमाउंट ही री रेडिएट करेगी टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। अगर लेस अमाउंट री रेडिएट कर रही है तो क्या होगा, जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो लेस अमाउंट को कैप्चर कर पाएगा, राइट। ऑलरेडी कुछ तो प्रेजेंट होती है अर्थ की सरफेस के अंदर, कुछ री रेडिएशन एनर्जी कैप्चर कर पाएगा, वो अमाउंट कम होगी। अगर अमाउंट कम होगी तो नेगेटिव सोलर जो नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग है उसके अंदर चली जाएगी। लेकिन ये जो फिनोमिनन है वो बहुत ही क्रिटिकल है, रीजन बीइंग कि अगर हम ये सोचें कि अगर हम फिर तो हमें ओजोन लेयर खत्म ही कर देनी चाहिए, फिर तो हमारी रेडिएटिव फोर्सिंग होगी नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि अगर हम ये ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, डायरेक्ट सभी की सभी सोलर जो रेडिएशन है, जो यूवी हार्मफुल रेडिएशन है, वो अर्थ के ऊपर आएंगी और अर्थ का टेम्परेचर जो और भी ज्यादा इंक्रीज होगा। तो एक क्रिटिकल फिनोमिनन है जो इसी तरह से एक्सप्लेन होता है कि अगर थोड़ा सा चेंज आता है तो ही ये नेगेटिव में काउंट होगा, अगर ये बहुत ज्यादा चेंज आता है तो ये अगेन पॉजिटिव में काउंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हीट बजट। अर्थ का हीट बजट क्या होता है, अब अर्थ के अगर हम हीट बजट की बात करें तो अभी तक हम यही पढ़ रहे थे अर्थ के अंदर हीट बजट क्या होता है। अर्थ जो सन है, सन से अर्थ के ऊपर रेडिएशंस आते हैं, अर्थ क्या करते हैं, उन रेडिएशंस को कुछ तो रिफ्लेक्ट कर, कुछ जो हमारी जो ये ओजोन लेयर होती है वही रिफ्लेक्ट कर देती है, फिर कुछ अर्थ के सरफेस के अंदर आते हैं, सरफेस पे आने के बाद कुछ री-रेडिएट हो जाते हैं, वापस से रेडिएशन से वापस से स्पेस के अंदर चली जाती है, कुछ अर्थ के सरफेस तक पहुंच पाती हैं और अर्थ के सरफेस पर पहुंच पाने के बाद कुछ अर्थ में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ एल्बिडो हो जाते हैं। एल्बिडो मींस कि अर्थ रिफ्लेक्ट कर देती है, एब्जॉर्ब करने के बाद वापस से री-रेडिएट कर देती है। अभी जो प्रोसेस होती है वो 3 फॉर्म में होती है, एक होता है हमारा एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड देन स्कैटरिंग। तो क्या होता है, अर्थ का हीट बजट है वो बराबर नहीं होता है, यानी कि जितनी सोलर रेडिएशन आती है उतनी ही वापस या एब्जॉर्प्शन और वो वापस नहीं जाते। रीजन बिंग रेडिएटिव फोर्सिंग। रेडिएटिव फोर्सिंग में हमने पढ़ा था जो उनका जो डिफरेंस है वो ही रेडिएटिव फोर्सिंग होता है। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर ज्यादा हीट होती है जितनी की अर्थ के पास सन से आती है, ठीक है। तो हीट बजट अब हम पढ़ लेते हैं। कि अर्थ के सोलर जो रेडिएशन थी वो क्या आई, 100% आई। अब क्या हुआ, जब ये जो सोलर सन से जो आई, ये जो एनर्जी है सन से ये अर्थ के ऊपर आई, कुछ क्या हुई, स्ट्रेटोस्फेरिक एब्जॉर्प्शन हो गया, 2% तो हमारा स्ट्रेटोस्फेरिक एब्जॉर्प्शन हो गया। देन ट्रोपोस्फेरिक एब्जॉर्प्शन हो गया 17%। देन जो डायरेक्ट रेडिएशन आई वो 28% थी जो यहाँ पे अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली। उसके बाद जो है रिफ्लेक्ट कर दी क्लाउड्स ने 20% और स्कैटर होके जो रिफ्लेक्ट हो गई वो 6% है। उसके बाद सरफेस ने रिफ्लेक्ट कर दिया 4%, जो टोटल एल्बिडो हुआ अर्थ का वो कितना हुआ, 30% है। और यहाँ से क्लाउड्स या डस्ट पार्टिकल्स या गैसेस जितनी भी एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं उनसे जो डिफ्यूज्ड रेडिएशन होती है वो 25% होगी। हमने जब अपना फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा था जब कि अर्थ से जो सोलर रेडिएशंस आती हैं, सॉरी सन से जो सोलर रेडिएशंस आती है अर्थ की तरफ, वो 2 फॉर्म में अर्थ पे पहुंचती हैं। एक डायरेक्ट रेडिएशन होती है, एक दूसरी डिफ्यूज रेडिएशन होती है। डायरेक्ट रेडिएशंस वो होती हैं जो सन से अर्थ के ऊपर डायरेक्टली पहुंच जाए, उनका जो पाथ है वो स्कैटर ना हो, इधर उधर ना जाए, रिफ्लेक्ट ना हो, डायरेक्टली बिना किसी से टकराए अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाए। दूसरी होती है डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज्ड यानी कि पहले किसी डस्ट पार्टिकल से टकराई, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, देन अगेन वो अर्थ की तरफ
रिवर्ट बैक हो गए किसी और पार्टिकल से टकरा करके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूज रेडिएशन। तो अर्थ ने कितनी एब्जॉर्ब की, एक तो डायरेक्ट कितनी हुई 28, और जो हमारी डिफ्यूज्ड कितनी हो गई 25। तो अर्थ ने एब्जॉर्ब की, ठीक है, अर्थ ने जो एब्जॉर्ब की वो हमारी 53% एब्जॉर्ब की, ठीक है। एल्बिडो कितना हो गया अर्थ का, हमारी अर्थ का जो एल्बिडो हो गया वो 30% हो गया है, ओके। अब स्ट्रेटोस्फेरिक एब्जॉर्प्शन कितना था, 2% था, 17% था। तो ये हीट बजट है, जो आप टोटल जब कैलकुलेट करके देखोगे तो ये 100 नहीं मिलेगा, आपको थोड़े चेंजेस मिलेंगे हीट बजट के अंदर। तो किस लिए होते हैं ये जो चेंजेस होते हैं, वो होते हैं रेडिएटिव फोर्सिंग की वजह से, अर्थ के अंदर जो ग्रीन हाउस प्रेजेंट है उसकी वजह से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, रेडिएटिव फोर्सिंग के एजेंट्स कौन से होते हैं। रेडिएटिव फोर्सिंग के एजेंट्स मींस किसको हम बोलेंगे, वो गैसेस या वो पार्टिकल्स जो रेडिएटिव फोर्सिंग को, यानी कि जो हमारी रेडिएटिव फोर्सिंग जो होती है, जो डिफरेंस होता है अर्थ के इनकमिंग एंड आउटगोइंग सोलर रेडिएशन में, उनको वो जो गैप होता है उसको और ज्यादा इंक्रीज कर दे, उसको हम एजेंट्स बोलेंगे ऑफ रेडिएटिव फोर्सिंग। अब ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन of 6,000 to 15,000 micrometer depending upon the nature of greenhouse gases। और इसके reagents कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है एंड एटमॉस्फेरिक ओजोन। अभी जब हमने थोड़ी देर पहले ओजोन का एग्जांपल पढ़ा तब हमने क्या कहा था, जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होती है वो नेगेटिव में कोज करती है, लेकिन जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होती है वो पॉजिटिव, जो हमारा रेडिएटिव फोर्सिंग होती है उसके लिए एजेंट होती है, ठीक है। तो हमें ये याद रखने की जरूरत है। उसके बाद द ग्रीन हाउस गैसेज आर द मेजर रेडिएटिव फोर्सिंग एजेंट्स विच कॉज पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग। और जो एरोसोल्स है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, एरोसोल्स जो है वो नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग क्रिएट करते हैं, यानी कि ग्लोबल कूलिंग का काम करते हैं। मींस कि जो बैंड गैप होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशंस का और आउटगोइंग सोलर रेडिएशंस का, उसको कम करते हैं। अगर कम करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रोसेस होगी वो थोड़ा डिक्रीज होगी, हीट जो होगी अर्थ के अंदर वो थोड़ा सा डिक्रीज होगी और ग्लोबल कूलिंग की तरफ काम करेंगे। तो एरोसोल्स और हमारी जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है वो नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग एजेंट होते हैं, लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं और ट्रोपोस्फेरिक जो ओजोन है वो हमारे पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग्स होते हैं। The net anthropogenic radiation forcing components adds to a positive radiative forcing और क्लाइमेट वार्मिंग। यानी कि अगर हम टोटल मिला के देखें पॉजिटिव एंड नेगेटिव को, तो जितने भी हमारे एंथ्रोपोजेनिक रेडिएटिव फोर्सिंग कंपोनेंट्स है वो ऑन एन एवरेज ओवरऑल पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग को ही क्रिएट करते हैं, और वो क्या क्रिएट करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को ही क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे रेडिएटिव फोर्सिंग की रेंज भी जाएगी, कौन सी गैस की कितनी रेडिएटिव फोर्स होती है, रेंज होती है, और एवरेज कितना होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की जो है 1.49 एंड 1.83 होते हैं, एवरेज क्या है 1.16, ये हमें याद रखने की जरूरत है। मीथेन 0.43 टू 0.53, एवरेज 0.48। नाइट्रस ऑक्साइड की है नाइट्रस ऑक्साइड की 0.14 टू 0.18 एंड ऑन एन एवरेज 0.16। सॉरी, जो हेलो कार्बन गैसेज हैं उसकी होती है 0.31 टू 0.37 एंड 0.34। जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है 0.25 टू 0.65 एंड ऑन एन एवरेज 0.35। जो वोट पर मीटर स्क्वायर इनकी यूनिट है, इतनी हमारी रेडिएटिव फोर्सिंग होती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है ग्लोबल वार्मिंग का। ये हमने बीच में भी समझा रेडिएटिव फोर्सिंग पढ़ने के साथ साथ ही कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। जब अर्थ का जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग को समझने से पहले हम देख लेते हैं एक बार फिर से कि जब सन है वो शॉर्ट वेव रेडिएशंस जो अर्थ के शॉर्ट वेव जो होती है अर्थ के सरफेस पे एटमॉस्फेयर पे रीच करती हैं तो वो अंदर चली जाती है, लेकिन जो लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशंस होती है वो अर्थ के जो एटमॉस्फेयर होता है उसको क्रॉस नहीं कर पाती है। उसकी वजह से क्या होता है जो अर्थ जो है उसका जो टेम्परेचर, अर्थ जो है वो हीट होती है, हीट अप होने के बाद वहां का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है और वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कोज करता है। और ऑन जब कंप्लीट अर्थ के में ऐसा जो होता है तब हम उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो इसने हमें ये बताया कि अगर ग्लोबल वार्मिंग जो है अगर वो ना हो, नेचुरली अगर प्रेजेंट ना हो अर्थ के ऊपर, तो अर्थ जो है अभी का जो टेम्परेचर है उसे 33 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर हो अर्थ का, यानी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज,
क्या होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑब्जर्व्ड और प्रोजेक्टेड इन ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर as one of the consequence of radiative forcing caused by anthropogenic emissions. बेसिकली ये बोला गया है कि ग्लोबल वार्मिंग तब होती है जब रेडिएटिव फोर्सिंग एंथ्रोपोजेनिक कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से हो और उसमें जितना ग्लोबल सरफेस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, उसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। जो आईपीसीसी है उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है कि एमिशन सिनेरियोज प्रोजेक्टेड एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अबाउट 0.2 डिग्री सेल्सियस, ये हमें याद रखना है, पर डेकेड इन 2000 टू 2100 जो हमारा जो ये डेकेड है इसके अंदर जो 0.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। दो द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एट द 2000 level kept constant, then increase expected to be 0.1 डिग्री सेल्सियस पर डेकेड। यानी कि अगर हम ग्रीन हाउस गैसेज की कंसंट्रेशन को हम 2000 में जितना लेवल था ग्रीन हाउस गैसेज का उस लेवल पे रखते हैं तो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा 0.1 डिग्री सेल्सियस से, और अगर हम वो नहीं रख पाते हैं तो वो इंक्रीज होगा 0.2 डिग्री सेल्सियस से पर डेकेड। उसके बाद ये है हमारा कुछ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जो कि डिफरेंट गैसेज के लिए दिया हुआ है। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम एज ए रेफरेंस लेते हैं। इसकी जो लाइफ टाइम है वो वेरिएबल होता है और इसका जो फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है वो 1 होता है। 1 क्यों लिया रख रहे हैं, क्योंकि इसको हमने एज ए रेफरेंस यूज किया है, और फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी इसका 1 है। मीथेन का जो लाइफ है वो 12 ईयर्स होता है और इसका जो फोर्थ असेसमेंट के अकॉर्डिंग 21 है, फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 28 ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। नाइट्रस ऑक्साइड के लिए 310 है, 310 है, और फिफ्थ के अकॉर्डिंग 265 है। तो ये इस तरह से हम देख लेंगे कौन सी गैसेस का कितना लाइफ टाइम